हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे क्लास स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस। इसमें आपको करंट अफेयर भी हो जाएंगे। तो न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस और आज का तारीख है 20 फरवरी। तो देखते हैं आज क्या क्या आर्टिकल्स आए हैं और एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। तो पहला आर्टिकल है रेखा गुप्ता इज दिल्ली सीएम सेज विल टेक सिटी टू न्यू हाइट। तो चुनाव के 11 दिन बाद बीजेपी ने 27 साल का जो उनका वनवास था, मतलब 27 साल से कोई सीएम बना नहीं था, उसको ख़त्म करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए एक नाम की घोषणा कर दी है। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। तो इसका फैसला कल 19 तारीख को विधायक दल की बैठक में लिया गया। रेखा गुप्ता ने एलजी से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और आज मतलब 20 तारीख को दोपहर 12:15 बजे के आसपास दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ समारोह होगा, जिसमें रेखा गुप्ता, डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा और 6 और एमएलए शपथ लेंगे। रेखा गुप्ता दिल्ली की 4th फीमेल सीएम है। इनसे पहले जो थी वो थे सुषमा स्वराज, फिर शीला दीक्षित, और आतिशी। तो सुषमा स्वराज सिर्फ 52 डेज के लिए बनी थी, शीला दीक्षित 15 साल 25 दिन और आतिशी 4 महीने और 18 दिन के लिए ही सिर्फ मुख्यमंत्री बनी रही। तो जो अभी ये आखिरी जो सीएम थी, इन्हें हरा के, इन्हें मतलब पोस्ट से हटा के रेखा गुप्ता सीएम बनी है। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है, 50 साल की है और दिल्ली की 9th सीएम है। ये पहली बार विधानसभा चुनाव में खड़ी हुई थी और वे दिल्ली के शालीमार बाग की सीट से जीत दर्ज की। तो इन्होंने किसे हराया था? तो इन्होंने आपकी वंदना कुमारी थी, जिन्हें 29,500 वोटों से हराकर जीती थी। तो जब तक से ये रिपोर्ट हो रहे हैं तब तक से शपथ समारोह है वो ख़त्म हो चुका होगा और इन्होंने एस 9th सीएम ऑफ दिल्ली अपना ऑफिस संभाल लिया होगा। और ये बीजेपी के राज्य, मतलब बीजेपी के जहाँ जितने भी स्टेट में सीएम है उनमें से पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है ये। तो अब चलते अगले न्यूज़ पे, देखते क्या है। अगला है रैगिंग से रिलेटेड। रैगिंग डेट्स कंप्लेन स्पाइक, सिस्टम स्टक इन ग्रे जोन, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस टू ऑन पेपर। तो इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, यूजीसी में, यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में याचिका दायर की थी कि जितने भी डिटेल है रैगिंग से रिलेटेड सब दिए जाए।
तो यूजीसी ने 2012 से 2023 तक का 23 में अक्टूबर तक का डिटेल शेयर किया, जिसमें से टोटल कंप्लेंट जो यूजीसी की हेल्पलाइन पे आई है वो 8000 है, जो कि 208% इंक्रीज हुआ है पहले के मुकाबले। सबसे पहले तो मतलब केस होते भी थे, नहीं भी होते थे, पर केस अब एटलीस्ट हो रहा है। इसमें यही पॉजिटिव बात है कि केस हो रहे हैं। तो जो केस हो रहे हैं वो 2012 में 358 केसेस हुए थे, तो 2019 में बढ़ के वो 1115 हो गए। ये कोविड का जो पैंडेमिक था उससे पहले की बात है। तो इसके बाद 2022 में जब सब खुलने लगे, स्पेशली कैंप यूनिवर्सिटी सब, तो ये केस 1103 हो गए और अक्टूबर 2023 तक ये 756 एस रिकॉर्ड है, जिसमें से जो दिया हुआ है सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कंप्लेन कहाँ से है, यूपी से। वहाँ से अकेले 1202 कंप्लेनें मतलब आई है। उसके बाद एमपी है 795, फिर वेस्ट बंगाल 728। पर देखा जाए तो इसमें 78 सुसाइड या डेथ केसेस है। तो जो डेथ केसेस है वो है 78, जिसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में 10, यूपी और तमिलनाडु में 7 ईच, फिर तेलंगाना में कितने आ गए, 6 है, आंध्र प्रदेश में 5 और मध्य प्रदेश में 4 केसेस है। पर रैगिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही गाइडलाइंस जारी कर दिया था, पर ये गाइडलाइंस बस एक मतलब ऑन पेपर ही रहा, कभी इसको ऐसे बताया नहीं गया, और जहाँ पे मतलब लागू भी किया गया वो बस दिखाने के लिए लागू किया गया, उससे ज़्यादा वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। तो 15 साल पहले much documented college campus government regulation that remain on paper, regulatory system authorities is undermined by complaints that are either frivolous or different to track down। मतलब इतने केसेस आते थे कि ट्रैक डाउन करना भी मुश्किल हो जाता था, और ये जो केसेस दिए हुए ये तो ऑन रिकॉर्ड है। इनके पीछे भी बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिनके बारे में सरकार तक बात ही नहीं पहुंची है। शायद यही एक रीज़न है इतने शार्प स्पाइक आने का रैगिंग कंप्लेन के, क्योंकि पहले था कि कोई कंप्लेन नहीं करते थे, कुछ होगा नहीं होगा, या पहले कॉमन सी बात थी, पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद कंप्लेंट्स आने बढ़ गए हैं, तो इसलिए ये 208% का इंक्रीज आया है। तो चलिए देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। बिजली, पानी, सड़क, राजस्थान गेट से फर्स्ट ग्रीन बजट। तो जैसे कि अभी इंडिया का बजट मतलब आया था 1 फरवरी को, तो ऐसे ही हर स्टेट अपना अपना बजट निकालता है। जैसे कि ये राजस्थान का है, यूपी और उत्तराखंड का शायद आज बजट आने वाला है। तो ये बजट कौन लाया, डिप्टी सीएम एंड फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी बुधवार को जयपुर के असेंबली में बजट लॉन्च की। तो इसमें क्या था, राजस्थान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी ऑन वेडनेसडे प्रेजेंटेड स्टेट फर्स्ट ग्रीन बजट। ग्रीन बजट क्या है, ग्रीन बजट वैसा बजट है जो ज़्यादा मोर फोकस ऑन नेचर और क्लाइमेट, मतलब वातावरण या इन्वायरमेंट से रिलेटेड पे ज़्यादा फोकस किया गया है, उन्हें बचाने के लिए किया गया है। इवन एज सी अंडरलाइन द गवर्नमेंट फोकस, और गवर्नमेंट का मेन फोकस किस पे भी है, बिजली, सड़क, पानी और हेल्थ और
एग्रीकल्चर पे, फोकस ऑन बिजली, सड़क, पानी, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, इन सब डिपार्टमेंट पे फोकस रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रीन बजट है तो नेचर और क्लाइमेट पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो बजट कितने का पेश किया गया है? तो बजट है 5.37 लाख करोड़ का बजट है 2025-26 के लिए। बजट कितने का है? 5.37 लाख करोड़। तो इसमें गवर्नमेंट क्या एम क्या है प्रोवाइड करने का? तो इसमें गवर्नमेंट जॉब अराउंड 1.25 लाख और प्राइवेट जॉब 1.5 लाख इन दी 2025-2026 ईयर। तो आगे देखते हैं। She said the state government has fulfilled 58% of its संकल्प पत्र and 73% of the announcement made in its first budget। तो पहला बजट था, वैसे तो ये जो सेकंड बजट इस पर आया है, जो पहला बजट था उसमें से संकल्प पत्र में जो था मैनिफेस्टो जो उनका है 58% इन्होंने अपना काम कर दिया है, और जो अनाउंसमेंट किए थे फर्स्ट बजट में उसके अकॉर्डिंग 73% अपना काम ये लोग कम कर चुके हैं। She said that with the aim of attaining sustainable development goals by 2030, the state is bringing its first green budget with a provision of rupees 27,858 crore, which is 11.34% of this scheme expenditure। तो जो ये बजट लाए इतने 5.37 लाख का करोड़ का, तो उसमें से 27,854 करोड़ इन्होंने ग्रीन बजट पे फोकस किया है, और ये इनका पहला ग्रीन बजट अनाउंसमेंट किया गया है। तो इस बजट के दौरान लगभग 10 करोड़ ट्री प्लांट किए जाएंगे और 2.5 लाख फार्मर को सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ग्रीन बजट इनिशिएटिव के हिसाब से जो 4700 गांव है उसमें वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिससे पानी को स्टोर किया जा सके या अंडरग्राउंड स्टोर किया जा सके, जिससे वहाँ पे खेती करने में आसानी हो और फसल अच्छी हो। उसके लिए 2700 करोड़ का बजट लगाया गया है। और फिर राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी का भी इंट्रोडक्शन किया गया, फिर इंसेंटिव स्कीम का किया गया, राजस्थान व्हीकल कार्ड किया गया, और फिर एक और वेस्ट टू वेल्थ पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया, जो क्लीन मतलब हर डिस्ट्रिक्ट को क्लीन करने का काम करेगा और वहाँ का देखभाल करेगा, जिसके लिए 250 करोड़ का बजट पेश किया गया। और ग्रीन अरावली डेवलपमेंट के लिए अलग से 250 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया गया। तो अब देखते हैं अगला क्या न्यूज़ है। तो अगला न्यूज़ है टॉप कोर्ट डिफर्स हियरिंग ऑन प्लीज अगेंस्ट सीईसी अपॉइंटमेंट्स। तो यहाँ जो फोटो देख रहे हैं इसमें जो बीच में यही ज्ञानेश कुमार, ये आपका निर्वाचन आयोग के ये है विवेक जोशी, और ये है हमारे ये सुखबीर सिंह चंदू, और ये है मुख्य निर्वाचन आयोग के। तो ज्ञानेश कुमार ने सीईसी का पद अपना 19 तारीख को संभाल लिया, और वो देश के 26 सीईसी बन गए। और जो नया कानून लाया गया जिसमें 3 कमेटी मेंबर है, तो उसके आने के बाद ये पहले सीईसी है। तो उनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 26 जनवरी 2029 तक। तो
तो इनके कार्यकाल में रहने तक लगभग 20 स्टेट में और 1 यूटी में इलेक्शन होने हैं। तब तक ये इलेक्शन के इंचार्ज रहेंगे। और इससे पहले जो सीईसी थे राजीव कुमार, उन्होंने 18 फरवरी को रिटायरमेंट हो गया उनका। तो और इनकी जो ज्ञानेश कुमार है, इनका जो इलेक्शन का शुरुआत होगा, जो पहला ड्यूटी रहेगा जिस स्टेट के इलेक्शन का, वो शुरुआत होगा बिहार से, और जो लास्ट होगा वो होगा मिजोरम। तो यहाँ पे दिया है कि टॉप कोर्ट डिफर्स हियरिंग ऑन प्लीज अगेंस्ट सीईसी ईसी अपॉइंटमेंट। तो द सुप्रीम कोर्ट वेडनेसडे डिफर्ड हियरिंग पिटिशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी of the 2023 law which deals with the appointment of CEC election commissioner to March. A bench of Justice Suryakant and N.K. Singh, before which the matter was listed for hearing Wednesday, did not take it up as it was preoccupied with other cases. तो जो सुनवाई होने वाली थी 19 फरवरी को, वो पोस्टपोन हो गई है। 19 फरवरी से जो पे होने वाला था वो 19 मार्च को हो गया है, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे। तो उन सबको सुनते सुनते इस सब का टाइम नहीं मिला, और ये एक इम्पॉर्टेंट केस था, तो इस पे हड़बड़ी करने की जगह इन्होंने इसका डेट आगे शिफ्ट कर दिया, जो अब मार्च 19 हो गया है। उस दिन जो जस्टिस सूर्यकांत और N.K. सिंह के बेंच द्वारा इसको सुनवाई की जाएगी। तो आगे देखते हैं। ट्रम्प कॉल्स जेलेंस्की ए डिक्टेटर, मूव फास्ट फॉर पीस और लूज यूक्रेन। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन वेडनेसडे डी अनाउंस्ड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की एज डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन एंड सेड he had better move fast to secure peace or he would have no country left. तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनको डिक्टेटर घोषित किया है और कहा है कि वो पीस के लिए जल्द से जल्द काम करे, या तो फिर अपनी कंट्री से हाथ धो बैठे, उन्हें उनके पोस्ट से हटा दिया जाएगा। Trump spoke hours after Zelensky hit back at his suggestion that Ukraine was responsible for Russia's 2022 full-scale invasion. Said the US president was trapped in the Russian disinformation bubble. तो ट्रम्प ने ये तब बोला जब यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की ने बोला कि यूएस प्रेसिडेंट रसिया के जो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया उसमें के जाल में फंस गए हैं और वो सारा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा रहे हैं। तो इसी पे पुतिन जो है वो जेलेंस्की से बात करने को तैयार हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं यूक्रेन के साथ बातचीत करने को तैयार हूँ और जंग रोकने के लिए किसी भी समझौते से यूक्रेन को बाहर नहीं रखा जाएगा। दरअसल ये जो मीटिंग हुआ था मंगलवार को जो सऊदी अरब में रूस और अमेरिका का, उस पर जेलेंस्की ने नाराज़गी जताई थी कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया, जबकि बात उन्हीं के देश की थी। तो वहीं पुतिन ने कहा कि रूस और यूएस के बीच भरोसा बढ़ाए बिना यूक्रेन युद्ध जो है वो, जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है उसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता। और रियाद में जो हुआ था, जो भी ये मीटिंग हुई, उसका मकसद क्या था कि ये युद्ध को ख़त्म करना और यूएस और रशिया के आपसी मुद्दों को पे सहमति बताना। तो ट्रम्प ने कहा कि यूक्रेन ने 3 साल गंवा दिए। क्यों? क्योंकि
ट्रंप को तक बात पहुंची कि जेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें बातचीत में बुलाया नहीं गया, तो उस पर ट्रंप बोलते हैं कि उनके पास बातचीत के लिए 3 साल का वक्त था और ये वक्त उन्होंने गंवा दिया क्योंकि वॉर 3 साल चल रहा था, बात पहले भी किया जा सकता था। अगर और ट्रंप बोले कि अगर वो पहले से राष्ट्रपति होते तो युद्ध होता ही नहीं और इतने लोग जो मारे गए हैं, इतने लोग वर्ल्ड वॉर में मारे जाते हैं और इसकी नौबत तक नहीं आने देते। तो देखते हैं अब आगे के अगला न्यूज। तो IRDAI 7 मेंबर कमेटी फॉर्म किए तो रिव्यू इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म। तो IRDAI ने दिनेश खन्ना जो फॉर्मर SBI के चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में 7 लोगों की एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है जो विभिन्न प्रकारों के जो इंश्योरेंस है उनको देखेंगे और उनके अमेंड करेंगे। तो जो 7 लोग मेंबर उसमें कौन कौन है? NS कनन, फॉर्मर MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, गिरीश राधाकृष्णन, फॉर्मर CFD ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, राकेश जोशी, फॉर्मर मेंबर ऑफ IRDAI, सौरभ सिन्हा, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI, आलोक मिश्रा, MD एंड CEO ऑफ MFIN एंड लीगल एक्सपर्ट L विश्वनाथन। तो इनकी एक टीम बनाई है और ये टीम तब बनी है जब सरकार पार्लियामेंट में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पेश करने जा रही है। IRDAI क्या है? IRDAI एक बीमा ग्राहकों के हित की रक्षा के उद्देश्य से 1999 में स्थापित किया गया। तो IRDAI अधिनियम 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसका वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका काम है कि बीमा संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उसकी निगरानी करता है और बीमा के उद्योग के विकास में नियंत्रित एवं विनियमित करना है। तो इसका ये काम रहता है कि पहले तो था कि बहुत सारे हॉस्पिटल है, जब कोई इंश्योरेंस के लिए जाता था या बड़ी कंपनियां हैं इंश्योरेंस के लिए तो कोई ना कोई रीज़न देके इंश्योरेंस का पैसा देती नहीं थी। पर अब ये फैसला लिया गया कि चाहे कुछ भी उस पर ध्यान देना है कि क्यों नहीं लिया जा रहा, क्यों नहीं काम हो रहा है, तो सबका सारा जिम्मेदारी इन्हीं का दिया गया है। तो इंडिया में कितने टाइप के इंश्योरेंस है जो IRDAI रेगुलेट कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटेड बाय IRDAI। तो देखते हैं। तो पहले हो जाता है जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। 2 टाइप के इंश्योरेंस आते हैं। ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस में कौन कौन से इंश्योरेंस हो गए? हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और गैजेट इंश्योरेंस। गैजेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनका इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या आ गया? टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इंडोमेंट प्लान्स, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स, फिर होल लाइफ इंश्योरेंस, फिर ULIP, फिर रिटायरमेंट प्लान्स।
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब जितने भी इंश्योरेंस है इन सब का कंट्रोल रहता है IRDAI के पास। क्या करना है, कितना इंश्योरेंस रखना है, कैसे रखना है, सबकी जिम्मेदारी इनकी रहती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं कल की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।